हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। सबसे पहले आप सभी से माफी चाहता हूं कि वीडियो लेट से आ रही थी, लेकिन अब से आपको हर दिन डेली सारे एक्ट्स के वीडियो मिलेंगे। जिस तरह हमने रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जाना, उसी तरह आज चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में जानेंगे। 1784 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर निगरानी बढ़ाई और भारत के प्रशासन पर अपना सीधा प्रभाव स्थापित करना शुरू किया। लेकिन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई सुधार किए, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार और दुरुपयोग के आरोप लगे। 1785 में वे इंग्लैंड लौटे और उन पर महाभियोग इम्पीचमेंट चला, जो लगभग 7 साल तक चला। अंत में वे बरी हुए। उनके जाने के बाद 1786 में आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने परमानेंट सेटलमेंट और कॉर्नवालिस कोड लागू किए। इतने बड़े कदम के बावजूद भारत का प्रशासन पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाया। कंपनी का व्यापार जरूर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। भारत और चीन के साथ होने वाला व्यापार कंपनी को भारी मुनाफा दे रहा था, परंतु प्रशासनिक भ्रष्टाचार, अफसरों की मनमानी और सत्ता की खींचतान अब भी जारी थी। ब्रिटिश संसद समझ चुकी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार भले दिया गया है, लेकिन असल नियंत्रण अब सरकार के हाथ में रहना चाहिए। इसी बीच समय भी आ चुका था कंपनी का चार्टर, यानी भारत में व्यापार करने का लाइसेंस नवीनीकृत करने का। और यही कारण था कि ब्रिटिश संसद ने 1793 में एक नया कानून पारित किया, चार्टर एक्ट। अब आइए समझते हैं इसके प्रमुख प्रावधान। पहला प्रावधान, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और चीन में व्यापार करने का अधिकार अगले 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। मतलब कंपनी अब भी एशिया के व्यापार पर पूरी तरह से काबिज थी। दूसरा प्रावधान, गवर्नर जनरल की शक्ति। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भारत में सभी सैन्य और सिविल मामलों का सर्वोच्च अधिकार मिल गया। बॉम्बे और मद्रास जैसी प्रेसिडेंसी पूरी तरह से गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई, यानी भारत में सत्ता का केंद्रीकरण और मजबूत हो गया। तीसरा प्रावधान, गवर्नर्स और काउंसिल की अधीनता। अब यह अनिवार्य कर दिया गया कि अन्य गवर्नर और उनकी काउंसिल गवर्नर जनरल के आदेशों का पालन करेंगे। इससे किसी तरह की स्वतंत्र नीति चलाने की गुंजाइश ही नहीं रही। चौथा प्रावधान, कंपनी का खर्च। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना न तो युद्ध कर सकती थी और न ही रक्षा पर कोई बड़ा खर्च कर सकती थी। इसका सीधा मतलब था कि कंपनी की सैन्य शक्ति पर भी संसद का नियंत्रण हो गया। पांचवां प्रावधान, तनख्वाह और सुविधाएं। ब्रिटिश सरकार ने यह अधिकार अपने हाथ में ले लिया कि कंपनी के कर्मचारियों, यहाँ तक कि जजों की तनख्वाह और सुविधाएं सरकार ही तय करेगी। इससे अधिकारियों की जवाबदेही सीधे ब्रिटिश क्राउन के प्रति बढ़ी। अब सवाल यह है कि यह एक्ट क्यों जरूरी था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता बढ़ रही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि यह विस्तार केवल उनके नियंत्रण में रहे। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी और सरकार के बीच डुअल कंट्रोल का सिस्टम शुरू किया था। चार्टर एक्ट ने उसी सिस्टम को और मजबूत कर दिया। इससे यह साफ हो गया कि भारत की किस्मत अब कंपनी के हाथ में नहीं, बल्कि ब्रिटिश संसद और क्राउन के हाथ में है। इस एक्ट का ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से कंपनी और भी निर्बल हो गई। भारत में गवर्नर जनरल अब लगभग संपूर्ण शासक जैसा बन चुका था। उसके आदेश पूरे भारत में मान्य थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि ब्रिटिश संसद ने पहली बार कंपनी के वित्तीय मामलों पर भी सीधी निगरानी शुरू की। अब कंपनी चाहे तो युद्ध छेड़े या अफसरों को मनचाही तनख्वाह दे, यह सब संसद की अनुमति के बिना असंभव था। यह कहना गलत नहीं होगा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पिट्स इंडिया एक्ट की नीतियों का ही विस्तार था। तो निष्कर्ष साफ है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 भारत में ब्रिटिश सत्ता को और अधिक केंद्रीकृत करने वाला कानून था। यही वह दौर था
जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ नाम की मालिक रह गई थी और असली नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ चुका था। तो यही थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके शेयर करें।